Okay, chalo, let us start. So what three topics we are going to discuss today? हम जो तीन टॉपिक आज डिस्कस करेंगे उसमें सबसे जो पहले एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑन न्यू जीएसटी रेजिम। जीएसटी का जो नया चेंजेस आए हैं उसके ऊपर वी विल बी देन डिस्कसिंग अबाउट द इशू इन लद्दाख। लद्दाख इशू के बारे में डिटेल में देखेंगे। एंड हालांकि ये इस साल का टॉपिक नहीं है, लास्ट ईयर का टॉपिक है, बट लीगल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया का लीगल स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं, थ्री इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट हैव बीन मेड, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये लास्ट ईयर का है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू both legal and GK. So these are the three topics that we are going to discuss today. So let me start with the GST first. Okay. Okay. So ठीक, तो ये आपको दिख रहा है क्या? इज दिस स्लाइड विजिबल टू यू? Yes, sir. Great. So first we will study in detail about GST, right? तो GST में अभी जो है आई थिंक 2 महीना हो गया होगा दैट अनाउंसमेंट वाज मेड दैट गवर्नमेंट विल बी इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीएसटी रेट्स। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, बट बिफोर दैट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जीएसटी। तो जीएसटी इज आल्सो नोन एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ कंजम्पशन टैक्स। इसे कंजम्पशन टैक्स का एक कैटेगरी है और इसे वैल्यू एडेड टैक्स भी बोला जाता है। अब ये वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, हम पहले ये समझेंगे कि क्यों जीएसटी एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर में। ठीक है, बिकॉज इट ओनली टैक्सेस द एक्स्ट्रा वैल्यू दैट इज एडेड टू अ प्रोडक्ट एट ईच स्टेप ऑफ इट्स जर्नी फ्रॉम व्हेन इट इज क्रिएटेड अंटिल इट रीचेस द फाइनल कस्टमर। ठीक, अब हम इसको समझते हैं वैल्यू एडेड होता क्या है। चलो ये देखते हैं। हाउ वैल्यू एडेड, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एडेड? एक सिंपल सी प्रॉब्लम से समझते हैं। तो सपोज करते हैं एक फार्मर है, वो वीट ग्रो करता है और 10 रुपए में वो वीट सेल करता है। ठीक है, तो वीट में उसने 10 रुपए की वर्थ को ऐड किया है। मतलब वीट में नहीं, जो जो उसने शुरुआत से प्रोडक्ट लिया था विच वाज जो जो कुछ सीड्स होंगी या जो भी उसने किया था, उसमें 10 रुपए की वर्थ अपनी ऐड की है। इट ही सेलिंग इट फॉर 10 रुपीज। अज्यूम कर लेते हैं इनपुट कॉस्ट उसकी जीरो थी, मतलब उसको कोई कॉस्ट लगी नहीं है, हम अज्यूम कर लेते हैं। उसने 10 रुपए का एक सामान बनाया, बेचा। इफ द वैट रेट इज 10%, वैट रेट मतलब जीएसटी अपने केस में, बिकॉज जीएसटी ही वैल्यू एडेड है, वैट इज अ कॉमन टर्म यूज्ड अक्रॉस दी कंट्रीज। तो अगर अगर जीएसटी रेट 10% है तो वो गवर्नमेंट को 10% ऑफ 10 रुपीज यानी 1% टैक्स के तौर पे दे दे, 1 रुपए टैक्स के तौर पे दे दे। ठीक है, ये बात समझ में आई? 10% रेट है, उसने 10 रुपए की कोई सामान को बेचा जिसका कॉस्ट जीरो था इनिशियली मान लो, तो वो 10% ऑफ 10 रुपए यानी 1 रुपए टैक्स में पे करेगा। तो गवर्नमेंट के पास 1 रुपए आ गए टैक्स के। अब जो वीट जो हुआ उसको बेकर ने यूज किया और बेकर ने इसे 10 रुपए में खरीदा। फार्मर ने इसे 10 रुपए में बेचा, बेकर ने 10 रुपए में खरीदा। बेकर ने इसको ब्रेड में टर्न किया अपनी बेकिंग स्किल्स लगा के, एफर्ट लगा के, और ब्रेड को 30 रुपीज में सेल किया। तो बेकर ने कितनी वैल्यू ऐड की? 20 रुपीज ऐड की। ठीक है, क्योंकि ये 10 रुपीज तो फार्मर ने ऐड किया था, बेकर उसे 30 रुपीज में सेल कर रहा है, तो बेकर ने 20 रुपीज की वैल्यू ऐड की। तो बेकर जो है वो 20 रुपीज पे टैक्स पे करेगा, 10% ऑफ 20। ठीक है, तो बेकर जो है वो 2 रुपए टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। अब जब बेकर ने ब्रेड बनाया तो एक शॉपकीपर ने उससे इसी 30 रुपीज में खरीदा, क्योंकि बेकर ने सेल किया था 30 रुपीज में। अब ये जो शॉपकीपर है ये डिस्प्ले में लगाता है ब्रेड को,
और उसके बाकी भी खर्चे होते होंगे, एम्प्लॉय रखता है, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी खर्चे होता है, वो आपको 40 रुपीज में बेच रहा है। ठीक, तो शॉपकीपर ने कितनी वैल्यू ऐड की ब्रेड के ऊपर? 40 रुपीज में वो बेच रहा है, 30 रुपीज में उसने किसी और से खरीदा था, कोई और मेहनत जो किया था वो 30 रुपीज तक की किया था, वो 30 रुपीज तक का टैक्स पे हो चुका है। तो अब जो शॉपकीपर है वो 40 - 30 सिर्फ 10 रुपीज में टैक्स पे करेगा, 10% का, तो 1 रुपए। तो अब क्या हो रहा है देखो, इन द एंड द कस्टमर पे 40 फॉर द ब्रेड, मतलब आप शॉप से खरीदे तो आप 40 रुपए पे कर रहे हो। गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला? 1 रुपए फार्मर से मिला, 2 रुपए बेकर से मिला, 1 रुपए शॉप वाले से मिला, 4 रुपए मिला। 4 रुपए क्या है? इस 10% ऑफ योर फाइनल प्राइस। ठीक है, ईच पर्सन इन द चेन ओनली पेड टैक्स ऑन द स्पेसिफिक वैल्यू दे एडेड। हर इंसान इस चेन पे सिर्फ उसी चीज का टैक्स पे कर रहा है जिसका, जितनी वैल्यू उसने ऐड की है। ये बहुत ही फेयर वे ऑफ टैक्सेशन है इंडिया में। नहीं तो पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि हर कोई, मतलब फार्मर 10 रुपए में पे कर रहा है, बेकर, बेकर जो है वो पूरे 30 रुपीज में पे कर रहा था, बेकर 30 रुपीज में पे कर रहा था, फिर शॉपकीपर 40 रुपीज में पे कर रहा था। तो मल्टीपल टैक्सेशन ऑन सेम थिंग होते चला जा रहा। ठीक है, ऑफकोर्स गवर्नमेंट को इससे हो सकता है फायदा हो रहा हो, बट लोग टैक्स बचा रहे थे, ज्यादा चोरी ज्यादा कर रहे थे, बिकॉज इट वेंट वेरी हाई। ठीक है, तो एक शॉपकीपर अगर उतना पे कर रहा है, 10% ऑफ 40 रुपीज पूरे का पूरा पे करता, तो उसको 4 रुपए देना पड़ता, जो कि उसे 1 रुपए अभी देना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली वो क्या करता? वो अपनी इनकम को कम दिखाने की कोशिश करता। राइट, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। गॉट इट? ये समझ में आया वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? Yes, sir. ठीक है, ये शायद तुम लोग स्कूल में भी हो सकता है पढ़े हो। अब जीएसटी का मेन एडवांटेज क्या है, जैसे कि हम समझ सकते हैं, फर्स्ट एडवांटेज इज नो मोर टैक्स ऑन टैक्स। पहले मल्टीपल टैक्सेस पे कर रहे थे, है ना? वो 40 रुपए जो एंड में शॉपकीपर पे कर रहा था, 40 रुपए पे टैक्स, उस उसके 10 रुपए में फार्मर भी पे कर चुका था, और उसके अगले 20 रुपए में बेकर भी पे कर चुका था, बट शॉपकीपर पूरे 40 में पे कर रहा है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स देते चले जा रहे हैं। ठीक है, ईच कॉन्ट्रीब्यूटर पेज देयर शेयर। भाई मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, मैं जितनी वैल्यू ऐड कर रहा हूं, मेरे से आप उतने का ही टैक्स ले रहे हो। ठीक है, इट इज मोर ओपन एंड क्लियर, ज्यादा आसान है समझने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ज्यादा आसान है, और टैक्स रूल्स को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, बिकॉज अब 4 या 5 अलग अलग स्लैब है जिसपे ही आप टैक्स पे, मतलब जो जीएसटी के रेट है वो फिक्स है, 4-5 अलग अलग स्लैब है। ठीक, तो ये एडवांटेजेस है वैट सिस्टम। अब आते हैं कि नई जीएसटी रेजिम क्या है। तो द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया इज इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। ध्यान रखें, दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम मतलब एज अ कस्टमर आप पे तो कर रहे हो, बट डायरेक्टली इट इज नॉट, मतलब यू 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 आर, इसे ऐसे समझाना चाहिए मुझे कि जैसे इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्सेशन है। ठीक है, आपकी जितनी इनकम है आप उस पर उतना डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो। जो बाकी सारे टैक्स हो रहे हैं, जैसे आप जो ब्रेड खरीद रहे थे, उस ब्रेड में एज अ कस्टमर आप कुछ पे नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्टली आपके बिहाफ में जो बाकी पार्टीज थी, दैट इज बेकर एंड द शॉपकीपर, वो पे कर दे रहा है। टैक्स तो तब भी जा ही रहा है, और कस्टमर जब तक कंज्यूम नहीं कर रहा है तो लास्ट वाला टैक्स तो आया भी नहीं है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स। ओके, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2017। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप था जीएसटी को इंप्लीमेंट करने का। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जुलाई 2017। आई मीन मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे याद है 30th June 2017 वॉज द बेस्ट डे फॉर करियर लॉन्चर भिलाई। मतलब मुझे रात के 9 बजे ऑफिस को बाहर से बंद करना पड़ा था। आई वोंट बी टेकिंग एनी फर्दर एडमिशन। That was the stage of a coaching institute. I tell you, that was a day when we had around 40 to 50 admissions, और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था, फॉर द सिंपल रीजन कि इसके पहले जो हमें टैक्स पे करना था वो था 12%। 30th June तक के मैं 12% टैक्स पे कर रहा था, बट 1 जुलाई से वो 18% हो रहा था। ऑब्वियसली मैं ये जो फी था, ये फीस में पास ऑन कर रहा था।
ये 6% का, ऑब्वियसली। ठीक है, मेरी फीस बढ़ने वाली थी, और ये ऐसा समय था दैट एवरीबडी न्यू कि गवर्नमेंट का एक्शन है, कोई कुछ नहीं कर सकता, पैसे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। So that it was, I'm sharing you my own experience, that what happened on 30th June 2017। तो 1 जुलाई 2017 से ये इम्प्लीमेंट हुआ था। और इंडिया में जो सारे टैक्स होते थे, एक्साइज, सर्विस और दूसरे तरीके के वैट, उस समय था सर्विस टैक्स एक तरीके का वैट, एंड अदर इनडायरेक्ट टैक्स। अब सिर्फ एक ही टैक्स होगा, सिंगल यूनिफाइड नेशनल मार्केट अंडर द मोटो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। तो ये मोटो ध्यान रखना। In 2015, Prime Minister Narendra Modi announced the next generation GST reforms, also called as GST 2.0, aimed at simplifying tax slabs। तो इस साल जुलाई में, जून जुलाई या अगस्त का भी जो अनाउंसमेंट हुआ था, विल सी द डेट ऑल्सो। तो प्राइम मिनिस्टर ने नए जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आए, टू टू एम एट सिंप्लीफाइंग टैक्स स्लैब्स, और लोगों के ऊपर जो बर्डन है सिटीजन्स के ऊपर वो कम कर सकें वो। ठीक है, अब देखते हैं ये नया जीएसटी रिफॉर्म क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था। नया जीएसटी रिफॉर्म मतलब इस साल वाला, नॉट 2017 वाला, वो तो हम देख चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इसे अनाउंस करते समय बोला, मैं सबको दिवाली गिफ्ट दे रहा हूं, ऑल्दो ये अनाउंसमेंट 2-3 महीने पहले हुआ था। ठीक है, तो द न्यू जीएसटी रेजिम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मेक इंडिया टैक्स सिस्टम सिंपलर, फेयरर, मोर सिटीजन सेंट्रिक एंड रेजिलियंट टू एक्सटर्नल ट्रेड प्रेशर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था एक्चुअली, यही एक पुश था जिसकी वजह से अनाउंस करना पड़ा था। तो लेट अस सी दी रीजंस। ठीक, रिड्यूस टैक्स बर्डन। क्या हुआ, क्यों 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 प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि मैं आपको दिवाली का गिफ्ट दे रहा हूं। दिवाली का गिफ्ट बोला इस वजह से क्योंकि काफी सारे प्रोडक्ट्स जिसपे 12% जीएसटी लगता था, उसको 5% के स्लैब में ले आया। तो मतलब आपकी सेविंग 7% की होने लगी, एक मिडिल क्लास की सेविंग 7% की होने लगी। तो इसके वजह से टैक्स बर्डन कम हो गया। सिंप्लीफाई कंप्लायंस, टैक्स पेयर्स के लिए और एमएसएमईज के लिए कंप्लायंस मतलब जो प्रोसेस फॉलो होना था उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। डिमांड बढ़ेगी, क्यों डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अगर लोगों के जेब में ज्यादा पैसा बचेगा, अगर टैक्स बर्डन कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली मैं गवर्नमेंट को कम पे कर रहा हूं, तो मेरी जेब में ज्यादा पैसा बचा है। मेरी जेब में ज्यादा पैसा बचा है तो मैं कहीं तो स्पेंड करूंगा, तो इससे डिमांड बूस्ट होगी। डिजिटल ट्रांसपेरेंसी, और एक इसमें डिजिटली तो इंडिया वैसे भी काफी स्ट्रांग था, इसमें और ज्यादा चीज एक इंपॉर्टेंट इंक्लूड कर दी, फास्टर रिफंड्स थ्रू ऑटोमेशन। प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया। अभी के समय में अगर आपको टैक्स का रिफंड जो है वो काफी जल्दी मिल जाता है एज कंपेयर टू व्हाट यूज्ड टू हैपन बिफोर। ठीक है, काउंटर एक्सटर्नल प्रेशर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय अनाउंस किया था कि इंडिया पर 50% टैरिफ्स लगाएंगे। तो इंडिया वाज अंडर इमेंस प्रेशर कि अगर ऐसा होता है तो प्राइसेस बढ़ेंगे, प्रॉब्लम हो सकती है। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट टुक दिस इनिशिएटिव, बोल्ड इनिशिएटिव, कि जीएसटी रेट्स को कम कर दें। ठीक, एंड ऑफ कोर्स टू प्रमोट ग्रोथ। ओके, अब देखते हैं कि जीएसटी का कब से शुरुआत हुई थी। द नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स वेर अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 15th August 2025 ऑन हिज ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट डेट तो अब याद रह ही जाएगी कि इंडिपेंडेंस डे एड्रेस में उन्होंने बोला था। और इस प्रपोजल को 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में अप्रूव किया गया था। केम टू इफेक्ट फ्रॉम 22nd सितंबर से ये इंप्लीमेंट हो गया था। अनाउंसमेंट 15 अगस्त को हुआ था। टाइमलाइन समझते हैं। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट थी 2000 की, उसमें इस जीएसटी एज अ कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के 101st अमेंडमेंट एक्ट में जीएसटी बिल पास हुआ था। ठीक है, 101st अमेंडमेंट ध्यान रखना। 2017 1 जुलाई को पहली बार इंप्लीमेंट हुआ। धीरे धीरे डिजिटली और स्ट्रांग होते गए, और जीएसटी 2.0 रिफॉर्म 15 अगस्त 2025। Where do the new GST rules apply? ये कहां कहां अप्लाई होते हैं? The new GST regime applies across India, including Jammu and Kashmir, covering all supplies of goods and services. It retains the dual structure of taxation with three components working together to create a unified national market. अब इसको समझते हैं, ये क्या चीज है। तो पहले समझो जीएसटी जो है वो पूरे इंडिया में अप्लाई हो रहा है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज में अप्लाई हो रहा है। मतलब आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप फ्लाइट की टिकट खरीद रहे हो, आप पानी की बोतल खरीद रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उस पर अप्लाई हो रहा है। ये बात अलग है कि इनमें से किसी चीज पर टैक्स 0% का रेट भी होगा। ठीक है,
इसमें डुअल स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन है। डुअल स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? डुअल स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन का मतलब टैक्स का कुछ पार्ट जा रहा है सेंट्रल के पास और कुछ पार्ट जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक, ताकि एक यूनिफाइड मार्केट बन सके। तीन तरीके के टैक्स है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसको आप थोड़ा समझो, ठीक है? ये आपके क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उतना इंपॉर्टेंट ना हो, राइट, बट एक मैं जैसे कि बोल रहा हूँ कॉमन सेंस के हिसाब से पता होना चाहिए। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब क्या होता है, अगर आप छत्तीसगढ़ में रह करके अपना सामान छत्तीसगढ़ के किसी इंसान को सेल कर रहे हो, छत्तीसगढ़ में रह करके छत्तीसगढ़ के किसी इंसान को सेल कर रहे हो अपना सामान, तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। मतलब अगर टैक्स 12% का लग रहा है, आपने कोई सामान बेचा 100 रुपए का, उस पर 12% का टैक्स लग रहा है यानी 12 रुपए, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 6 रुपए जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास 6 रुपए जाएगा। छत्तीसगढ़ में रह करके छत्तीसगढ़ का 6%, 6 रुपीज 6 रुपीज, अगर 12% रेट है, बराबर में बढ़ गया। बट ये भी हो सकता है आप छत्तीसगढ़ में रह करके महाराष्ट्र में अपना सामान बेच रहे हो, ऑनलाइन हो गई है दुनिया, कहीं भी बेच सकते हो, ठीक है? आपका व्यापार इतना फैला हुआ है कि आप कहीं भी कर सकते हो, पूरे इंडिया में आपके क्लाइंट फैले हुए हैं। तो ऐसे केस में जो लगता है वो होता है आईजीएसटी। तो देखो, आईजीएसटी इज इंटर स्टेट, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब छत्तीसगढ़ टू छत्तीसगढ़, इंटर स्टेट मतलब छत्तीसगढ़ में रह करके महाराष्ट्र में ट्रेडिंग कर रहा हूं या सामान बेच रहा हूं, तो इस केस में लगता है आईजीएसटी। आईजीएसटी की कहानी यह है, ये 12% जो होता है ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को उसका शेयर फिर देती है। तो स्टेट गवर्नमेंट विल गेट इट शेयर, बट द फर्स्ट थिंग इज इट विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन स्टेट गवर्नमेंट को उसका शेयर मिलेगा। और जो सीजी और एसजीएसटी है इंटर स्टेट वाला सॉरी, उसमें इमीडिएटली ही दोनों सीजीएसटी मतलब सेंटर को और स्टेट को उनका शेयर मिल जाता है। जो जो इंटर स्टेट है, अलग अलग स्टेट, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को उसका शेयर बाद में मिलेगा। महाराष्ट्र इज द स्टेट जो जीएसटी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। हु गवर्न्स एंड एडमिनिस्टर द जीएसटी रिफॉर्म्स? तो जीएसटी रिफॉर्म्स को गवर्न करने के लिए जीएसटी काउंसिल बनी हुई है, ठीक है? इन्होंने फ्रेमवर्क दिया है। दिस द चेयरपर्सन ऑफ दिस काउंसिल इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम इट इज निर्मला सीतारमन, ठीक है? और इट इंक्लूड्स फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो जीएसटी काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ये होते हैं, ठीक है? तो ये काउंसिल पूरी प्लानिंग, पूरा रिकमेंडेशन ये दे, ठीक। अच्छा, इनका इंप्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट, जाहिर सी बात है, सेंट्रल के पास पैसा जा रहा है तो वहां का कोई डिपार्टमेंट होगा, स्टेट के पास पैसा जा रहा है तो वहां का कोई डिपार्टमेंट होगा। जीएसटी नेटवर्क इज द आईटी प्लेटफॉर्म, इंडिया के आईटी प्लेटफॉर्म जिसमें जीएसटी पेमेंट होता है, और एक कस्टमर की लॉगिन आईडी पासवर्ड होती है, वो वहां जाकर के सारी चीजें देख सकता है कि मेरे को पास्ट में मैंने कितना पे किया है, मेरे को क्या कोई क्रेडिट मिलने वाला है, ऑल दोस थिंग। तो वो जीएसटीएन नेटवर्क के थ्रू होती है, विच इज आईटी प्लेटफॉर्म, ठीक। अब ना थोड़ा सा देखो कि क्या 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 बदलाव आए हैं, है ना? हाउ डज द न्यू जीएसटी सिस्टम वर्क एंड व्हाट आर इट्स मेजर रिफॉर्म्स? तो यहां पर देखो, एसेंशियल गुड्स, ठीक, इसमें जो पहले था 0 to 5% का जो स्लैब था वो अभी वहीं का वहीं रिटेन्ड है। एसेंशियल गुड्स मतलब वो वाले गुड्स जिनके बिना आपका घर का खाना वाना नहीं बनेगा, जैसे नमक हो गया, शक्कर हो गया, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। इसमें जो है कोई बदलाव नहीं आया है, द ओल्ड टैक्स रेट्स हैव बीन रिटेन्ड, कुछ हाई नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज हुई है स्टैंडर्ड गुड्स में। स्टैंडर्ड गुड्स में जो पहले ओल्ड जीएसटी रेट 12% का था, वो अब 5% का हो गया है। बल्क ऑफ द थिंग्स दैट यू परचेज विल बी अंडर स्टैंडर्ड गुड्स।
ठीक है। आप इसको ऐसे समझो, एसेंशियल मतलब यार जीना मुश्किल है जिसके बिना। अब इसमें प्लीज मोबाइल वगैरह को मत गिन लेना, है ना, मतलब वो इसमें नहीं आएगा। इसमें इसमें जो आएगा वो राशन का सामान, इस तरीके की चीजें आएंगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड गुड इज द बल्क, जहां पर पहले 12% टैक्स रखता था वहां पर 5% रखा। जनरल गुड्स एंड सर्विसेज 18% पहले था, अभी भी 18% है। जनरल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब स्टैंडर्ड से और ज्यादा एक लेवल ऊपर, इसको अनचेंज्ड रखा है। लग्जरी एंड सिन गुड्स इसमें बढ़ा दिया है, इसमें बढ़ा दिया है। 28% को 40% कर दिया है। मतलब आप जाके 5 स्टार होटल में रह रहे हो जहां पर 20,000 रुपीज रूम का रेंट है, तो पहले 28% था, अब 40% हो गया है। सिन गुड्स मतलब ऐसे प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो जो हानिकारक है, तो पहले 28% था, अब 40% हो गया है। तो हायर रेट फॉर लग्जरी आइटम्स। बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव किया, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। पहले 18% टैक्स लगता था, अब उसे एग्जेम्प्ट कर दिया है, मतलब टैक्स फ्री कर दिया है। यानी ये क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज वन प्रोडक्ट कैटेगरी जिसमें इंडिया को का पेनिट्रेशन, मतलब कम लोगों के पास लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस है। गवर्नमेंट ने एक बोल्ड स्टेप लेकर के इसको 0% कर दिया है। मैं अगर अपना ही एक्सपीरियंस इस पे भी शेयर करूं, तो मैंने एक पॉलिसी खरीदी थी लाइफ इंश्योरेंस की, एंड उसके लिए मैंने कुछ जो प्रीमियम पे किया था, आई पेड माई प्रीमियम ऑन कुछ अगस्त एंड या इसमें कभी किया था। फिर जैसे ही अनाउंस हुआ तो मैंने बोला कि अब मैं 22 सितंबर के बाद ही दूंगा। ठीक है, तो बैंक बोला ठीक है हम पैसे अपने पास रख रहे हैं, आप 22 सितंबर के पास बाद आपको पॉलिसी इशू करेंगे। बोला ठीक है। तो आई सेव्ड लॉट ऑफ मनी, बिकॉज 18% मेरा फ्री हो गया ना वहां से। तो आई सेव्ड लॉट ऑफ मनी देयर। सो दिस इज गुड, दिस इज अ वेरी गुड स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज टेकन। स्मॉल कार्स एंड टू व्हीलर्स में 28% को 18% कर दिया है, तो इस कैटेगरी को ध्यान रखना। की फीचर्स क्या है? स्लैब रेट सब 4 से 3 हो गए हैं मेन कैटेगरीज, ठीक है। तो 5%, 18% एंड 40%, ये तीन मेन स्लैब रेट हो गए। 12% तो कंप्लीटली दे हैव डन अवे विथ 12%, ठीक है। क्वार्टरली फाइलिंग फॉर एमएसएमईज, पहले ये मंथली था, अब बोल रहा है क्वार्टरली आप फाइल कर सकते हो। एआई ड्रिवन रिफंड सिस्टम, जीरो जीएसटी ऑन इंश्योरेंस, ठीक। तो इससे उम्मीद की जा रही है कि 20,000 रुपीज पर हाउस होल्ड की सेविंग होगी। एवरेज हाउस होल्ड की सेविंग पर ईयर 20,000 रुपीज होगी, और 2.5 लाख करोड़ की एनुअल सेविंग इससे हो सकती है। अच्छा, अब एक एक ये वाला कंपैरिजन जो है प्री जीएसटी, यानी 2017 के पहले क्या था, 2017 से 2025 तक क्या था, और अब क्या था। इसको देखो एक बार वेरी क्विकली, मैंने पढ़ा ही दिया है, तो जस्ट एक क्विक रिवीजन के तौर पे ही है। पहले जो था टैक्स सिस्टम, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स थे, एक्साइज टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स अलग अलग लग रहा है। अब 2017 से 24 4 टैक्स रेट हुए, अब उसको सिंप्लीफाई करके 3 में कर दिया है। कंप्लायंस पहले मैनुअल था, उसके बाद डिजिटल हुआ, अब एआई बेस्ड हो रहा है। मंथली रिटर्न करना पड़ता था, अब एआई बेस्ड हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन पहले सेपरेट सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग था, कुछ चीजों का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, कुछ का स्टेट लेती थी, अब जॉइंट हो गया है। तो एक नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए ये आसान हो गया है, ठीक है। तो यस, लास्ट वाला आप देखोगे, इम्पैक्ट टैक्स कास्केडिंग। टैक्स कास्केडिंग वही चीज है जो जो मैंने बताया ना, पूरे प्रोडक्ट पे टैक्स पे कर रहे थे, और अब जो है वो सिर्फ वैल्यू एडेड में टैक्स पे कर रहे हो, ठीक, राइट। तो जीएसटी का ये चीजें थी। कुछ चीजें मैं और नोट किया हूं, वो आपसे शेयर कर देता हूं। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। टॉप स्टेट इज महाराष्ट्र, ये मैं आपको बता चुका हूं। जीएसटी जो है वो ऑलमोस्ट 42% ऑफ टोटल टैक्स इंडिया में जो है, वो 42% ऑफ शेयर कम्स फ्रॉम जीएसटी। तो इंडियन गवर्नमेंट अगर 100 रुपए टैक्स कलेक्ट कर रही है अलग अलग फॉर्म में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो 42% ऑफ दैट टैक्स इज कमिंग फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। लास्ट ईयर 2025 वाला जो ईयर एंड हुआ है, गवर्नमेंट की वेबसाइट के हिसाब से 20 लाख करोड़ का जीएसटी गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया, ठीक है।
चलो, तो ये हो गया जीएसटी का। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, लद्दाख में क्या चल रहा है। ठीक। तो ये करंट इशू है, 25 सितंबर या ऐसे ही सितंबर लास्ट वीक के अराउंड ही यहाँ पर कुछ क्राइसिस जो हुआ था, मतलब मेजर फॉर्म लिया था। प्रॉब्लम तो पहले से ही चल रही थी। ठीक है। तो व्हाट इज द क्राइसिस इन इन लद्दाख, राइट? सो लद्दाख इज फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। तेजस्वी क्या टाइम पास कर रहा है? लद्दाख इज फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अराउंड की डिमांड्स एंड रिसेंट एस्केलेशन। किस वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है? तो द फर्स्ट थिंग इज, प्रोटेस्टर्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं स्टेटहुड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड। वहां पर बोल रहे हैं कि जो लद्दाख है, विच इज अ यूनियन टेरिटरी, उसको स्टेट का दर्जा दिया जाए, ताकि वो अपनी लैंड, अपनी जॉब, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सके। तो बेसिकली दे आर डिमांडिंग स्टेटहुड। इस मूवमेंट को जॉइंटली लीड कर रहे हैं लेह अपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ले अपेक्स बॉडी, एलएबी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। फैक्ट्स हैं, नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक। इट रिप्रेजेंट्स बोथ बुद्धिस्ट मेजॉरिटी ले एंड मुस्लिम मेजॉरिटी कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। तो यहां पर जो दो दो कैपिटल भी दो हैं, लद्दाख के कैपिटल दो हैं, ले एंड कारगिल, बोथ आर द कैपिटल्स ऑफ लद्दाख। ठीक है। ले इज द समर कैपिटल एंड कारगिल इज द विंटर कैपिटल, राइट? तो जो दोनों एरिया है यहाँ के, जो मेजॉरिटी है वो भी अलग अलग है। ले इज डोमिनेटेड बाय बुद्धिस्ट एंड कारगिल इज डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स। तो ये दोनों जो वहां की मेन बोल रहे हैं कि मेन रिप्रेजेंटेशन जो है, ये दोनों पार्टीज कर रही हैं। ऑन 24 सितंबर 2025 पीसफुल एजिटेशन टर्न वायलेंट। क्लैशेस इन लेह लेड टू 4 प्रोटेस्ट डेथ इन पुलिस फायरिंग। फॉलोइंग द इंसिडेंट क्या हुआ? कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। और इंपॉर्टेंट है, सोनम वांगचुक जो एक प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट है, थ्री इडियट मूवी में आमिर खान का जो कैरेक्टर जिनके ऊपर बेस्ड था, प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को अरेस्ट कर लिया गया अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके वजह से और ज्यादा टेंशन बढ़ गई। ठीक है। इसके बाद प्रोटेस्टर्स ने साइलेंट मार्च, ब्लैकआउट, ये सब किया। डिमांड फॉर जस्टिस चल रहा है एज पर द प्रोटेस्टर्स। अब देखते हैं क्यों प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज जो इनको लग रही है कि हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। तो 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर को, एक जो स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया, तो लद्दाख हैज बीन अ यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेचर सिंस देन। लद्दाख तब से यूनियन टेरिटरी है, बट इट इज विदाउट अ लेजिस्लेचर। व्हाट डू वी मीन बाय विदाउट अ लेजिस्लेचर? मतलब इनका ये खुद से चुनाव करके किसी को वहां रिप्रेजेंट करके लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह नहीं है। तो ये डायरेक्ट कंट्रोल हो रहा है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऑब्वियसली जहां यूनियन टेरिटरी तो वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर है, बट यहाँ पर लेजिस्लेचर भी नहीं है। लोकल्स को लग रहा है कि क्योंकि लेजिस्लेचर नहीं है तो हमारी कोई डिसीजन मेकिंग में से ही नहीं है, मतलब कोई और कहीं और से आया हुआ इंसान हमें शायद गवर्न कर रहा है, हमारे बिहाफ में डिसीजन ले रहा है। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनको लग रहा है नहीं है। ये चीज ध्यान रखना है कि इट इज अ यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेचर। डिमांड फॉर सिक्स्थ शेड्यूल प्रोटेक्शन। जैसे ना दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, बट वहां पे चुनाव हो रहा है, वो विथ लेजिस्लेचर है, ये विदाउट लेजिस्लेचर। हाँ। डिमांड फॉर सिक्स्थ शेड्यूल प्रोटेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सिक्स्थ शेड्यूल प्रोटेक्शन? इसको हम देखते हैं। लद्दाख की जो 97% पॉपुलेशन है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो चाह रहे हैं कि सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पर ही, उसके अंडर लद्दाख को ले लिया जाए, ताकि क्या होगा, लद्दाख में एक ऑटोनॉमस गवर्नेंस गवर्नमेंट आ जाएगी और वो खुद अपना कंट्रोल देख सकते हैं, अपना भला बुरा भला देख सकते हैं। तो पहले समझते हैं सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको आइडिया दे देता हूं। ठीक है। तो सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन इज, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
ये एक क्या बोलते हैं, प्रोविजन है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है ये, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, क्योंकि वहां कर का लोकल कल्चर अलग है, बहुत ज्यादा ट्राइब्स हैं, तो उन ट्राइब्स के कल्चर आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको स्पेशल दर्जा दिया गया है सिक्स्थ शेड्यूल प्रोटेक्शन के तहत। अभी 4 स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पर सिक्स्थ शेड्यूल का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम एंड मेघालय। याद रखना, मिजोरम, त्रिपुरा, असम एंड मेघालय। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है, ठीक है। तो ये जो सिक्स शेड्यूल है, इट इट सिक्स शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोवाइड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजन फॉर क्रिएटिंग ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, एडीसीज बोलते हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनॉमस मतलब खुद को गवर्न कर लेते हैं, सेल्फ गवर्निंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, जो इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर पावर मिला हुआ है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जा सकती है। ठीक है, इन एडीसीज के पास काफी पावर होता है, ये वहां के लोगों के बिहाफ में डिसीजन ले लेते हैं, लेजिस्लेटिव पावर भी है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है और जुडिशरी पावर भी है एडीसीज के पास में, वहां के लोकल कल्चर को प्रोटेक्ट करने का के लिए। तो यही चीज लद्दाख में भी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, कि इन्हें भी वो वाला प्रोटेक्शन मिले। फियर ऑफ डेमोग्राफिक मार्जिनलाइजेशन, तो ये कह रहे हैं कि हमें अब तक के स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, हो सकता है बाहर के लोग आकर के हमारी लैंड को एक्वायर कर लें, लोकल आइडेंटिटी को खतरा है, और जो लोकल लोग हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। ठीक है, और इसके अलावा ऑफ कोर्स एनवायरमेंट एंड कल्चर का कंसर्न है, और इनइफेक्टिव डायलॉग रहा है अभी तक के जो कमिटीज बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और हाई पावर्ड कमिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाई है, कुछ खास इसमें प्रोग्रेस हुई नहीं है, जिसके वजह से डिस्ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनली और पॉलिटिकली जो सिचुएशन है, क्या बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लद्दाख इज गवर्नड अंडर आर्टिकल 239 एंड 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, 239 एंड 240 जो है, यहां पर जो यूनियन टेरिटरीज को कैसे गवर्न करना है उसकी बात हुई है। इट हैज नो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रेसिडेंट थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्सरसाइजेस एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर। पार्लियामेंट कैन लेटर प्रोवाइड फॉर अ लेजिस्लेटर अंडर आर्टिकल 239A और ब्रिंग लद्दाख अंडर सिक्स शेड्यूल फॉर लिमिटेड सेल्फ रूल। तो बोल रहे पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि बाद में लेजिस्लेचर ऐड कर दे, अभी विदाउट लेजिस्लेचर है, या फिर सिक्स शेड्यूल में लेकर के आ जाए, बट अभी 239 और 240 में जो आर्टिकल्स लिखे हैं उनके थ्रू उनके थ्रू गवर्न हो रही है। गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोल रही है, द यूनियन गवर्नमेंट आर्ग्यूज दैट लद्दाख स्ट्रेटेजिक लोकेशन शेयरिंग बॉर्डर्स विद चाइना एंड पाकिस्तान रिक्वायर्स डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल फॉर सिक्योरिटी रीजन। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोल रही भैया तुम्हारा लोकेशन ऐसा है कि तुम चाइना पाकिस्तान दोनों के पास में हो, सिक्योरिटी इश्यूज है, तो हम डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जो क्रिटिक्स है वो सेंटर की अप्रोच को बोल रहे हैं कि बुरी है, बिकॉज ये सिक्योरिटी फोकस्ड है ना कि पीपल फोकस्ड, जिसके वजह से रिसेंटमेंट और एलियनेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक, अब देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये कहां से आई है, हम शुरुआत से थोड़ा सा देखते आएंगे। 1931 में जम्मू एंड कश्मीर में डोगरा रूल, इसके पहले जो वहां के रूरल जो किंग थे, डोगरा डिनेस्टी, ठीक है, ये जो कश्मीर के रूलर थे। ठीक है, द ईयर मार्क द फर्स्ट ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मूवमेंट अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक डोगरा रूल डिमांडिंग द रिप्रेजेंटेशन एंड बेसिक राइट्स। 1947 में कश्मीर का एक्सेशन हुआ इंडिया में, एक्सेशन मतलब कश्मीर वाज एक्सेसिबल टू इंडिया, इट वाज एडेड टू इंडिया पार्टीशन के बाद। इंपॉर्टेंट इंसान है महाराजा हरी सिंह, उस समय डोगरा जो रूल था उसके ये महाराजा 1947 के समय रहे होंगे। तो इन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट साइन किया था जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख को इंडिया के साथ जोड़ने का। उस समय आर्टिकल 370 के तहत ये एक्सेशन हुआ था। आर्टिकल 370 कुछ साल पहले हटाया गया था, 2019 आई थिंक। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस और ऑटोनॉमी मिली हुई थी। 1948 से 2018 पीरियड ऑफ नेग्लेक्ट रहा, टेररिज्म काफी ज्यादा वहां पर रहा, लोगों के मन में गुस्सा रहा। ठीक,
इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हुआ 5 अगस्त 2019 को, जब आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया गया। अब क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस एंड एनेक्टेड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम था JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर जहां पे विद लेजिस्लेचर है, मतलब चुनाव हो रहा है, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। और ये चेंज 31 अक्टूबर को इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है। इसके बाद गुस्सा लोगों का, लद्दाख के लोगों, हम लद्दाख के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, बट एक ब्रीफ बैकग्राउंड दिया था। लद्दाख में गुस्सा बढ़ता चला गया कि हमारा से नहीं है। 2025, मिड 2025 में से सोनम वांगचुक बिकेम मोर एक्टिव, इन्वॉल्व तो पहले से ही थे। हंगर स्ट्राइक्स वगैरह चालू कर दिए ताकि एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन हो, पब्लिक की डिमांड मीट हो सके, उन चीजों को लेकर के। और 24 टू 26 सितंबर को यहाँ पर जब प्रोटेस्ट हो रहा था, तब फायरिंग हुई और सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया under NSA. Now, what is NSA? NSA is National Security Act. National Security Act is an act which allows the government to arrest anyone with respect to arrest anyone. मुझे बोलना चाहिए प्रिवेंटिव डिटेंशन इज द वर्ड। प्रिवेंटिव डिटेंशन टेक्निकल वर्ड है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि अगर गवर्नमेंट फील्स कि आप के वजह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, तो बिना आपके वारंट इशू किए आपको अरेस्ट करके डिटेन कर सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंटिव स्टेप है, आपको डिटेन करके प्रिवेंटिव स्टेप लिया जा रहा है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स मेरे को बताने हैं क्या? नहीं। तो यही प्रिवेंटिव डिटेंशन इज वन सच एक्ट, राइट। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आपको आपको बंदी बना करके हमेशा के लिए रखा जा सकता है। टाइम लिमिट है, 12 months तक इज द मैक्सिमम पीरियड। नॉट ओनली दैट, बट विद इन 15 days जस्टिफाई करना पड़ता है कि क्यों डिटेन किसी को किया गया है। It is not the only law. There have been in the history other such preventive measures that the government has taken. अब बताओ जल्दी से। लास्ट क्लास में मैंने एक और लॉ पढ़ाया था which you can say was a preventive detention, इमरजेंसी के समय। देखते हैं किसको याद है। किसी को भी नहीं? कम ऑन गाइस, यहीं पर हम फंसते हैं। दैट इज द डिफरेंस। आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। या आर्या बोलो। प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर किसी क्रिमिनल पे अगर सस्पेक्ट होता है तो फिर उसको डिटेन कर लेते हैं, लेकिन नहीं नहीं, मैं उसके वो नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैंने ये पूछा कि लास्ट क्लास जो मेरी इमरजेंसी वाली हुई थी, मैंने उसमें एक लॉ और पढ़ाया था विच वॉज प्रिवेंटिव डिटेंशन। वो कौन सा लॉ था या कौन सा एक्ट था? Sir, Maintenance of Internal Security Act. वेरी गुड, वेरी गुड देविसाई, वेरी गुड। मीसा मैंने पढ़ाया था। ठीक है, इट वॉज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट विच वॉज ऑल्सो अ प्रिवेंटिव डिटेंशन। लोगों ने किया नहीं था बट उठा के जेल में बंद कर दिया था। ठीक है। हु आर दी की फिगर्स? पूरे पूरे लफड़े में कौन कौन लोग की हैं, तो नाम याद रखना। लेह अपेक्स बॉडी, ये बता दिया, बुद्धिस्ट मेजोरिटी पॉपुलेशन को डिनोट करती है। इनको स्टेटहुड और 6 शेड्यूल में चाहिए। ले लिया जाए KDA, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। कारगिल मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन है। ठीक है। ये साथ में LAB और KDA काम कर रहे हैं। कविंदर गुप्ता इंपॉर्टेंट है बिकॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख ये हैं। अमित शाह, ऑफ कोर्स यू नो। सिचुएशन कैसे रिजॉल्व हो सकती है? पहली चीज तो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। अभी तक के कुछ काम ज्यादा किया नहीं है, जो एक हाई अथॉरिटी कमिटी बनी है, तो काम करना पड़ेगा। या फिर इनको लेजिस्लेटिव पावर दे दें, या फिर 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर लिया जाए। ठीक है। या किसी तरीके से भरोसा दिलाया जाए कि आपके राइट्स और आपकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो
मतलब बरकरार रहेगी, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 24th को जो पुलिस ने ओपन फायरिंग की उसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए। तो ऑल दीज स्टेप्स कैन परहैप्स हेल्प इन रिजॉल्विंग द इशू। सर अगर 6 शेड्यूल अगर इम्प्लीमेंट हो गया लद्दाख में तो उसका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा सर? देखो, उसका जो लोगों को प्रॉफिट होगा ये होगा कि उनकी उनकी उनको लग रहा है कि वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, तो वहां की जनता खुश रहेगी, क्योंकि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बना, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मतलब एक छोटी छोटी गवर्निंग बॉडीज बनाने की परमिशन मिलेगी, जो गवर्निंग बॉडीज वहां की जो लोकल इश्यूज है उन सबको एड्रेस कर सकती। ऑफ कोर्स दे विल बी रिपोर्टिंग टू समवन, ऊपर कुछ तो होगा। तो ये पॉजिटिव साइड होगा। नेगेटिव साइड जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, आई डोंट नो, मतलब गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है वो ये कि हम लोगों को अगर छूट देते हैं, बिकॉज इट इज अ सिक्योरिटी इशू, उसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो ऐसा है कि इट कैन बी एक्सप्लॉइटेड, तो जब तक के सेंटर के गवर्नमेंट पावर में है तो क्विक डिसीजन कैन बी टेकन। लोकल लोकल अगर पावर में आ जाए तो हो सकता है इट विल बिकम इजियर टू एक्सप्लॉइट बाय चाइना और पाकिस्तान। ठीक है। ओके, तो द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज इंडियाज हिस्टोरिक लीगल ओवरहॉल। ठीक है। तो हुआ क्या, जुलाई 1 2024, करंट इश्यूज इस साल का नहीं है बट लास्ट ईयर का है, बट जैसा मैं बताया काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीगल में या फिर जीके में कहीं ना कहीं ये आ सकता है। एक लैंडमार्क रिफॉर्म हुआ जो इंडिया में कॉलोनियल समय से, मतलब पुराने समय से, ब्रिटिश समय से जो क्रिमिनल लॉ थे उनको रिप्लेस करने के लिए मॉडर्न सिटीजन सेंट्रिक लॉज बनाए गए। ठीक, तो देखते हैं ये क्या होता है, क्या है ये। ठीक है। वाई व्हाट इज इंडियाज न्यू क्रिमिनल जस्टिस फ्रेमवर्क, पूरा जो सिस्टम है उसका फ्रेमवर्क हम समझे तो तीन तरीके के बोलना चाहिए कोड्स हैं, कोड्स या बोलो लीगल फ्रेमवर्क में तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। थ्री कॉम्प्रिहेंसिव लॉज हैव बीन रिप्लेस्ड, हैव रिप्लेस्ड कॉलोनियल एरा लेजिस्लेशन। कौन कौन से तीन कॉम्प्रिहेंसिव पिलर्स या लॉ है? पहला है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। इट इज रिप्लेसिंग इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860। इंडियन पीनल कोड क्या था? इंडियन पीनल कोड वो है जिसमें सारे क्राइम्स के लिए कितनी पनिशमेंट होगी, क्राइम की डेफिनेशन क्या है, कब थेफ्ट बोलते हैं, कब मर्डर बोलते हैं, कब कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं, वो सारी चीजें यहां पर डिफाइंड थी। फोकस ये था। इसमें क्या हुआ, काफी सारी नए ऑफेंसेस को ऐड किया गया, कुछ नई एक्टिविटी चीजों को ऐड किया गया, वो हम आगे देखेंगे। काफी नए ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया जो पहले के समय में नहीं हुआ करते थे बट अब होने लगे, फॉर एग्जांपल साइबर फ्रॉड काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। तो भारतीय न्याय संहिता इज इंडियन पीनल कोड, हैज रिप्लेस्ड इंडियन पीनल कोड। किसी भी लीगल सिस्टम का दूसरा जो इंपॉर्टेंट पिलर होगा वो होगा कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है कि यार जस्टिस मिलना तो चाहिए बट वो मिलने का एक तरीका है, वो तरीका क्या है? क्या पुलिस आपको आकर के सीधा उठा के ले जा सकती है? उसके पास वारंट होना जरूरी है, एफआईआर लिखवाना जरूरी है? क्या है वो सिस्टम, क्या है, जज को किन चीजों को देखना है बिफोर गिविंग दी पनिशमेंट? तो दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन सिंपल वर्ड्स। तो इंडिया में 1973 में जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बना उसको रिप्लेस करते हुए अब आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, बीएनएसएस। इसका फोकस है प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ फॉर इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट एंड ट्रायल। नया समय आ गया है, व्हाट्सएप के मैसेजेस और व्हाट्सएप की चैट को क्या मैं एविडेंस मानूं, क्या नहीं मानूं, वो तीसरी चीज आई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है। तो कौन सी चीजें एज एन एविडेंस दी जा सकती है, सबमिट की जा सकती है, उसे माना जाए, राइट। तो हम इन तीनों को थोड़ा सा डिटेल में और देखने वाले हैं। तो भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता, जैसे मैंने बताया, फोकस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट और ट्रायल के प्रोसीजर से है। डिजिटल, इसमें क्या क्या नई चीजें आई है, डिजिटल प्रोसीजर्स आए हैं,
स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉलो करना पड़ेगा अब, और विक्टिम को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए उसका मैकेनिज्म डिफाइंड है। हाईलाइट ऑफ भारतीय साक्ष्य, साक्ष्य मतलब होता है एविडेंस, है ना, साक्ष्य मतलब एविडेंस। तो इट रिकॉग्नाइजेस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मॉडर्न प्रूफ ऑफ स्टैंडर्ड, तो मॉडर्नाइज किया है। क्या हुआ इससे? दीज रिफॉर्म रिप्रेजेंट इंडियाज कमिटमेंट टू जस्टिस दैट इज एक्सेसिबल, एफिशिएंट एंड अलाइंड विद कंटेम्पररी नीड्स while preserving the fundamental principle of fairness and due process. Why were this reform urgently needed? क्यों ये रिफॉर्म्स की जरूरत थी? जैसा मैंने बताया, जो हमारी अभी तक के लॉ चल रहा था वो कॉलोनियल समय से जो चलता आ रहा है वो चल रहा था, काफी सारी नई चीजें इसमें इंक्लूडेड नहीं थी, ठीक है, टाइमलाइंस उतने प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थी, जिस वजह से काफी सारे केसेस पेंडिंग है ओल्ड सिस्टम के तहत, ठीक है। कोई डिजिटल फ्रेमवर्क अभी तक के बना नहीं था जो साइबर क्राइम और ई एविडेंस को के लिए कोई गाइडलाइन नहीं थी प्रॉपर, कोई फ्रेमवर्क नहीं था प्रॉपर, तो इट वाज लेफ्ट टू फॉर द इंटरप्रिटेशन अप टू द मे बी the lawyers and the judges and the scholars and research people in the field of law, ठीक। तो ये आउटडेटेड चीज को बदलने की जरूरत थी। अच्छा, तो वेयर डू दीज रिफॉर्म्स फाइंड देयर रूट्स? हिस्ट्री में थोड़ा सा जाकर के देखते हैं। पोस्ट 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इन्होंने ब्रिटिश के काफी सारे लॉज को रिटेन किया। कॉलोनियल लॉज कंटिन्यूड टेम्परली आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी, बीच बीच में इंडिया ने अपने भी नए नई नई चीजें की, रिफॉर्म्स आए काफी सारे, लॉ कमीशंस बार बार रिकमेंड करते थे कि क्या करना है, किस तरीके से चीजों को ठीक करना है, तो बहुत सारे लॉ कमीशंस आए, बहुत सारे, क्योंकि और समय के हिसाब से नई नई चीजें, जैसे जीएसटी भी किसी कमीशन ने ही बताया कि जीएसटी को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। तो ये बार बार रिफॉर्म्स आते गए। 2022 में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की बात चली और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ध्यान रखना ये जो चीज की गई है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा की गई है, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंडक्टेड एक्सटेंसिव कंसल्टेशन एंड ड्राफ्टेड न्यू लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क and bill was passed in December 2023 और enforcement in 1st July 2024, ठीक है। जुलाई 1 2024 को ये लॉज इंप्लीमेंट हुए। कुछ नई चीजें आई, डिजिटल रिवॉल्यूशन, ठीक है, जो हम देखें कि डिजिटाइजेशन का समय है तो काफी सारी चीजें बदली गई या इंक्लूड की गई। ऑनलाइन एफआईआर को ऑनलाइन भी अब फाइल किया जा सकता है। ऑफ कोर्स कुछ लिमिट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं। ई समन बुलाने के लिए ई समन्स का यूज हो रहा है। आप ई मतलब सिंपल ये भी देख सकते हैं, अगर ट्रैफिक रूल ब्रेक हो रहा है तो अब लोगों के घर में पर्ची आ जा रही है जिसमें जाके आपको फाइन पटाना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, किन चीजों को हम माने एविडेंस, किन को नहीं माने, वो चीजें इंक्लूड हुई है। क्राइम में कुछ डेफिनेशंस ऐड की गई है। मॉब लिंचिंग क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, साइबर ऑफेंसेस क्या है, इन चीजों को इंक्लूड किया गया है। टेररिज्म को एड्रेस, टेररिज्म एज अ डेफिनेशन, टेररिज्म को एड्रेस करने के लिए क्या करना है, और ये सारी चीजें इंक्लूड की गई है। विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है। कम्युनिटी सर्विस फॉर माइनर ऑफेंसेस, अगर कोई छोटे मोटे ऑफेंस कर रहा है, डिफेमेशन कर रहा है, छोटी मोटी क्राइम कर रहा है, तो उसके लिए उसे जरूरी नहीं है कि जेल भेजा जाए, वो कम्युनिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस करके भी अपने आप के लिए बोलना चाहिए, एक तरीके से पनिशमेंट मान लो, या मतलब कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी में छोटे मोटे काम करके भी उसे रिहा किया जा सकता है, ठीक है। विक्टिम को और प्रोटेक्शन मैकेनिज्म दिया गया है, मतलब कब विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील होनी चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, ऑल दोस थिंग। तो बीएनएस जो है वो ऑफेंसेस को मॉडर्नाइज किया है, बीएनएसएस प्रोसेसेस को मॉडर्नाइज किया है, और बीएसए जो है वो डिजिटल एविडेंस नए समय के हिसाब से उसको डिफाइन किया है, ठीक है। हु आर द की स्टेक होल्डर्स और चैलेंजेस क्या क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित लेड बाय अमित शाह, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। द्रौपदी मुर्मू द प्रेसिडेंट, उन्होंने साइन किया। और स्टेट पुलिस, जुडिशरी, लीगल अकेडमिया, ये सब इन्हें रोल आउट करने के लिए, ये इंप्लीमेंटेशन के लिए, तो यही लोग इंपॉर्टेंट है, दे आर द पीपल हु विल इंप्लीमेंट इट। चैलेंजेस अभी भी काफी सारे हैं।
अनइवन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, कुछ स्टेट्स में वैसा नहीं है, बट थोड़ा समय तो लगेगा ही। एम्बिगिटीज इन एक्सटेंडेड पुलिस कस्टडी प्रोविजंस, कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो अभी तक के क्लियर नहीं है, खासकर पुलिस कस्टडी में रहने का या रखने का। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस किसे माना जाए किसे नहीं माना जाए, इसमें अभी भी कुछ क्लैरिटी की कमी है। सो दीज आर फ्यू इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, नॉट एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी की जब तक सारी स्टेट्स में एक जैसी या एक्सेसिबल ना हो आम जनता के पास, तो इम्प्लीमेंट करना तो चैलेंज रहेगा ही रहेगा। ठीक, सो हाउ विल दिस लॉ शेप इंडियाज फ्यूचर? जो हमारा लीगल सिस्टम हो रहा है वो पनिशमेंट से थोड़ा प्रोटेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अरे क्या कर रहे हैं बार बार ये लोग, इसको थोड़ा बंद कर। ठीक है, तो अब एम्फेसिस जो है वो शिफ्ट हुआ है टू विक्टिम्स राइट एंड रिहैबिलिटेशन ओवर प्योरली प्यूनिटिव मेजर्स। बताया इसका एग्जांपल मैंने, कम्युनिटी सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है, कम्युनिटी सर्विस को इंक्लूड किया गया, पनिशमेंट के बदले देखा जा रहा है कि लोगों को रिहैबिलिटेट कैसे किया जाए। डिलेज टू डेडलाइन, हर चीज की एक टाइमलाइन डिफाइंड है, मैं भी आपको उसके फैक्ट्स दूंगा आगे जा करके, और ये ज्यादा सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने की कोशिश की गई है, आगे जा करके और बेटर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इसको एक एक को और हम डिटेल में देखें, वैसे मैं काफी चीजें बता ही चुका हूं, बट अगर एक दो पॉइंट और छूटा होगा फैक्ट्स तो वो देख लेते हैं। द भारतीय न्याय संहिता रिप्लेसेस द इंडियन पीनल कोड। This modern legislation defines criminal offences and punishment, streamlining the framework from 511 sections to 358 sections. पहले 511 सेक्शन थे, अब 358 हो गए हैं, तो सोचो कम किया गया है। फ्रेमवर्क मॉडर्नाइज किया गया है, अपडेटेड डेफिनेशंस ऑफ क्राइम आज के समय के हिसाब से, नए ऑफेंसेस लाइक मॉब लिंचिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म, इनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। कम्युनिटी सर्विस ये इंक्लूड कर लिया है। जेंडर न्यूट्रलिटी ये इंक्लूड अभी तक नहीं किया था। जेंडर न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि कोई भी लॉ को जेंडर न्यूट्रल होकर के देखना। इसका सिंपल एग्जांपल है, दिस न्यू बीएनएस अलाउज द मेल और द ट्रांसजेंडर्स टू गो एंड कंप्लेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस पहले एक डेफिनेशन के तौर पे विमेन तक के जो था, उसे जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। सारे लॉ को जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश की गई है कि बी इट मेल, बी इट फीमेल, बी इट ट्रांसजेंडर, दे हैव द एक्सेस टू द लीगल सिस्टम। the second one, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक, ये मैंने बता दिया। डिजिटल रेवोल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक समन्स एंड एफआईआर दिए जा सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रायल्स किए जा सकते हैं, जीरो एफआईआर फॉर इमीडिएट एक्शन। तो काफी सारे जो क्राइम होते हैं, व्हाट आर जीरो एफआईआर? जीरो एफआईआर मतलब नॉर्मली जो एफआईआर होती है वो ये बोला जाता है जिस एरिया में क्राइम हुआ है उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर की जा सकती है। बट जीरो एफआईआर इज अ मैकेनिज्म जिसमें आप इंडिया के किसी भी पुलिस स्टेशन में, मतलब ऑब्वियसली नियरेस्ट में ही जाओगे, अब यहां से दिल्ली तो जाओगे नहीं करने के लिए कि कहीं हो सकती है कि नहीं, मतलब आप नियरेस्ट जो है वहां पर भी जाकर के आप एफआईआर अपनी रजिस्टर करवा सकते हो, लिखवा सकते हो। दिस इज जीरो एफआईआर, और ये सारे तरीके के क्राइम्स में एप्लीकेबल नहीं है। वेरी सीवियर नेचर ऑफ क्राइम, उनके लिए जीरो एफआईआर की परमिशन दी गई है। ठीक है, आपके स्टेटमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किया जा सकता है। टाइमलाइंस, जस्टिस एक्सेलरेशन के लिए टाइमलाइंस, ये मैं बता देता हूं। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन मतलब पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है या इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है वो टाइम बाउंडेड हो गया है। अगर ऐसे ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट 7 ईयर से कम है, ऐसे ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट 7 ईयर से कम है, इनकी इन्वेस्टिगेशन 90 डेज में खत्म हो जानी चाहिए, और जिनका 7 ईयर से ज्यादा है उनकी इन्वेस्टिगेशन अप टू 180 डेज। ठीक है, ये ध्यान रखना। 90 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है, ऑफ कोर्स ऑन रेयर केसेस एक्सटेंशन भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्राइम या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस।
बट द यूजुअल टाइमलाइन इज दिस, 7 ईयर से कम ऑफेंस के लिए 90 डेज में इन्वेस्टिगेशन खत्म होना चाहिए एंड 180 डेज फॉर मोर देन 7 years. भारतीय साक्ष्य अधिनियम किन किन चीजों को हम एविडेंस में मानेंगे? इट रिप्लेसेस द 151-year-old इंडियन एविडेंस एक्ट. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज प्राइमरी एविडेंस. ईमेल्स, एसएमएस, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल कम्युनिकेशन, ये अब इक्वल वेट रखे हैं ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट्स के जैसे. ईमेल्स भी एक तरीके से बाउंडेड, इफ देयर इज समथिंग इन ईमेल दैट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस. Rules are simplified for confessions, written testimony, and documentary proof. Digital authentication, electronic signature permissible है और वेरिफिकेशन के प्रोसेसेस को और इजी कर दिया है. मेटा डेटा वगैरह टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है. तो काफी सारे यहाँ पर भी बदलाव, एविडेंस को सिंप्लीफाई, मॉडर्नाइज किया है बेसिकली आज के समय के हिसाब से, राइट. ओके, सो दिस इज द बेसिक समरी. राइट, द 3 लॉ, नए लॉ प्रॉमिस है फास्टर ट्रायल्स का, एक्सेसिबल जस्टिस का, विक्टिम प्रोटेक्शन का, राइट. इसकी सक्सेस लेकिन काफी हद तक के इंप्लीमेंटेशन में भी डिपेंड करेगी. सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस. ठीक है, तो हमने कवर करे 3 टॉपिक्स. आप लोग कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो जो इंपॉर्टेंट हो, टाइम पास नहीं, छोटे मोटे टॉपिक्स अपन बाद में देखेंगे. सम मेजर इश्यूज दैट यू फील, तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप करो एंड मैं नेक्स्ट टाइम उसे कवर करूंगा. राइट. Thank you, sir. Bye bye.